शार्क टैंक इंडिया कोई बिजनेस शो नहीं बल्कि बिग बॉस बन चुका है। They need my help. No, you will be their direct competition. क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो यार। ठीक है, बकवास कान मत भरो उनके। जी हाँ, ये बिजनेस टैंक नहीं, ये है ईगो टैंक इंडिया, जहाँ फाउंडर्स अपनी कंपनी की इक्विटी के लिए बाद में रोते हैं। पहले ये शार्क्स आपस में इस बात के लिए लड़ मरते हैं कि कैमरे का फोकस किस पर रहेगा, किसका डायलॉग सबसे ज्यादा वायरल होगा और किसके चेहरे का एक्सप्रेशन मीम मटेरियल बनेगा। और मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो इसकी वजह से मैं आउट हूँ। अगर एक शार्क ने किसी को हाँ बोल दिया तो दूसरा सिर्फ इसलिए ना बोल देता है क्योंकि उसे पहले वाले का चेहरा पसंद नहीं है या उसका ईगो हर्ट हो गया है। शार्क टैंक इंडिया का सबसे बड़े जख्म जो आज तक नहीं भरा और द घोस्ट ऑफ अश्नीर ग्रोवर। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। देखिए, अश्नीर ग्रोवर को शो से गए हुए जमाना हो गया। अश्नीर ने सीजन 1 में जो दोगलापन और बिल्कुल बकवास वाली बेबाकी दिखाई थी, उसने शो को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद बाकी के शार्क्स ने जो राहत की सांस ली, वो राहत कम और उनकी दबी हुई खुन्नस ज्यादा थी। सीजन 2 के बिल्कुल पहले दिन, पहले इंटरव्यू में जब नमिता थापर से पूछा गया कि इस बार शो में क्या अलग है, तो उन्होंने सीधे कहा, फाइनली द टॉक्सिसिटी इट्स आउट फॉर गुड। सीजन 2 में द टॉक्सिसिटी इज आउट फॉर गुड। यानी बिना नाम लिए उन्होंने अश्नीर को टॉक्सिक घोषित कर दिया। नमिता का ये बयान दिखाता है कि कैमरे के पीछे अश्नीर की प्रेजेंस इन लोगों को कितनी चुभती थी। पर बात सिर्फ नमिता तक नहीं रुकी। अनुपम मित्तल, जो खुद को इस टैंक का सबसे बड़ा और समझदार शार्क मानते हैं, उनके अंदर की खिसियाहट भी सीजन 3 में बाहर आ गई। शो पर एक रेज रूम का पिच आया था, यानी एक ऐसा अनोखा कमरा जहां लोग अपनी भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए चीजें तोड़ने के पैसे देते हैं। इस पिच के दौरान अनुपम मित्तल बोले, जिसको गुस्सा आता था वो तो गया, जिसको आता था वो गया। अब आप ही बताइए, ये सीधा सीधा ताना अश्नीर ग्रोवर पर था या नहीं? और ऐसा नहीं है कि अश्नीर बाहर बैठकर ये सब चुपचाप देख रहे हैं। जब अश्नीर से इन बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने एक्चुअली जितने भी बाकी शार्क्स थे उनको सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया। मैं क्यों हर रोज देखूं कि क्या चल रहा है शार्क टैंक के शूट में। कि अश्नीर ने खुलेआम पब्लिक इवेंट्स में बोला कि जब वो शो में थे तब टीआरपी आसमान छू रही थी और अब सोनी टीवी ने जो 12 शार्क्स का मेला लगा रखा है, वो कोई बिजनेस पैनल नहीं है, बल्कि वो नए शार्क्स का ऑडिशन चल रहा है, क्योंकि पुराने वाले अब शो को अकेले खींच नहीं पा रहे हैं। पहले सीजन का टीआरपी देख लो और सेकंड थर्ड सीजन का टीआरपी देख लो, तब तक चलो किसी वाले की चल रहा है। ये जो अश्नीर वर्सेस पैनल की जंग है, ये इस बात का सबूत है कि भले ही अश्नीर शो में ना हो, लेकिन उनका नाम आज भी इस टैंक के ईगो को हिलाने के लिए काफी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर दूसरे एपिसोड में आपको मिनी वॉर देखने को मिलती है और वो है अमन गुप्ता वर्सेस इंटेलेक्चुअल्स। अमन गुप्ता का स्टाइल हम सब जानते हैं, हाथ में बोट की घड़ी, आंखों पर चश्मा और दिल्ली के लड़कों वाला वो बिंदास और ठेठ स्वैग। वो अक्सर भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स, EBITDA मार्जिन्स और सप्लाई चेन की झंझटों को बोरिंग बोलकर उड़ा देते हैं। और यही बात इस पैनल के पढ़े लिखे कॉर्पोरेट टाइप शार्क्स को चुप जाती है। तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा 50%। मेरे को साथ में कंडीशन चाहिए, आप खाली कैप्स और आईवेयर 2 ही कैटेगरीज में प्ले करोगे। ये जो इन्होंने कंडीशन डाली है ना, ये गलत। विशेषकर विनीता सिंह और अनुपम मित्तल। विनीता जो खुद IIM की एलुमनाई है और अनुपम जो हर चीज में डेटा और लॉजिक ढूंढते हैं, उनके सामने जब अमन गुप्ता अपनी हश हश वाली बातें करते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तू मजे मतलब तो वो शार्क को तोड़ के ले जाना वहाँ जो अमन ने किया। जब पराडीएस जो एक हेयर कलर ब्रांड है, जब विनीता सिंह फाउंडर के सामने अपनी ऑफलाइन रिटेल की ताकत रख रही थी, ठीक उसी समय अमन गुप्ता ने बीच में टोकते हुए विनीता पर तंज कस दिया। हमारा 50-60% बिजनेस ऑफलाइन आता है। हीरो तो हीरो ही रहेगा, विलेन विलेन रहेगा। पर अनुपम मित्तल पूरी तरह से भड़क जाते हैं। यहाँ पे देखो लोग ईगो बनाने बैठे हैं। बाद में हम भी बोल रहे थे, चला यार, चला। बेसिकली अनुपम और विनीता अंदर ही अंदर अमन के इस कूल बॉय और हीरो वाले स्वैग से पूरी तरह चिढ़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि अमन सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी और वन लायर्स के दम पर डील्स ले जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अनुपम और विनीता आपस में टीम अप कर लेते हैं ताकि वो फाउंडर के सामने अमन गुप्ता को एक नॉन सीरियस शार्क साबित कर सके। अभी इक्विटी नहीं बिक रही है, लोग बिक रहे हैं। ये वो मेरे से बात कर रहा है। मेरा हक बनता है मेरे को जो बोलना है, बोलिए ना। ऑल्सो गाइस, अगर आप शुरुआती सीजन्स को देखें तो 5 या 6 शार्क्स हुआ करते थे। एक फिक्स पैनल था, आपस में एक ट्यूनिंग थी, लेकिन धीरे धीरे
सोनी टीवी ने शो को ज्यादा से ज्यादा टीआरपी और ड्रामा देने के चक्कर में पैनल को इतना बड़ा कर दिया कि अब ये किसी मछली मार्केट जैसा लगने लगा है। पिछले सीजन्स में दीपिंदर गोयल, कुणाल बहल जैसे बड़े नामों की एंट्री हुई और सीजन 5 आते आते तो इतने सारे नए शार्क्स आ गए कि जो पुराने शार्क्स थे उनके पैर तले जमीन खिसक गई है। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है सीनियरिटी का। जो हमारे पुराने शार्क्स हैं, अनुपम मित्तल, नमिता थापर और अमन गुप्ता, इन्हें अब इस बात का डर सताने लगा है कि ये नए यंग और ज्यादा अमीर शार्क्स आकर इनकी लाइमलाइट चुरा लेंगे। जब दीपिंदर गोयल शो पर आते हैं तो वो बहुत ही शांत, तीखे और लॉजिकल सवाल पूछते हैं जो सीधे पॉइंट पर होते हैं। अब ऐसे में अनुपम मित्तल को लगता है कि भाई अगर ये नया लड़का सारी लाइमलाइट ले गया तो मेरी गॉड फादर वाली इमेज का क्या होगा। बाय द वे, दीपिंदर गोयल को सोनी टीवी ने खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं निकाला था। असल में स्विगी के शार्क टैंक को स्पॉन्सर करने की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से वह सीजन 4 के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए। Like Swiggy sponsored us, then we can't have you. और अनुपम का ये गॉडफादर वाला हम एटीट्यूड को और भी पिचेस में देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें 2B की पिच में देखने को मिला। फाउंडर अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए एक प्रैक्टिकल ऑफर की तलाश में था। जब अमित जैन ने अपनी बात रखी तो अनुपम मित्तल के अंदर का सीनियर शार्क जाग गया। अनुपम ने बाकी शार्क्स के ऑफर की वैल्यू को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा, 72 लाख 11% लास्ट एंड फाइनल ऑफर आपको ऑफर देना चाहूंगा। आप ये सोचिए किसने आपका धंधा समझ लिया, कौन हेल्प कर सकता है, बाकी आपके। अमित जैन ने भी तुरंत पलटकर अपनी बात रखी और दोनों के बीच का यह तनाव साफ बयां कर रहा था कि अब ये पिच और बिजनेस मेंटरशिप नहीं बल्कि शार्क्स के ईगो की जंग बन चुकी है। बाय द वे, अब इस शार्क टैंक इंडिया पर जो भी पिच आती है वो इस बात पर डिसाइड नहीं होती कि फाउंडर का बिजनेस कैसा है, वो इस बात पर डिसाइड होती है कि कौन सा शार्क अपनी ईगो को ऊपर रख पाता है।